नमस्कार, नमोका ट्यूटोरियल धमतरी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन योजना का जो 3 प्रमुख उद्देश्य था, भारत में संविधान का निर्माण करना, अंतरिम सरकार का गठन करना और भारत को स्वतंत्र करके अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना। तो इन तीनों उद्देश्यों में से हम आज डिस्कस करेंगे संविधान सभा का निर्माण। तो संविधान सभा का निर्माण के लिए सबसे पहले क्या होता है? चुनाव होता है। तो देखते हैं दोस्तों कि ये जो चुनाव है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कि भाई संविधान बनाने के लिए एक सभा है और उस सभा का चुनाव करना है। तो ये चुनाव का कॉन्सेप्ट कौन लाया, कैसे आया? तो थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में पीछे जाते हैं, 1946 के पीछे जाते हैं। तो 1946 के जब पीछे जाते हैं तो 1928 में क्या हुआ था? लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को चैलेंज किया था कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है भाई कि तुम खुद से संविधान बना सको। और उस चैलेंज को एकदम दिल पे ले लिया। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। उनको एकदम दिल पे लग गया कि ये बाहर का आदमी आके मेरे को चैलेंज कर रहे हैं। तो उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने अपनी अध्यक्षता में और 8 सदस्यों की टीम बना करके एक रिपोर्ट तैयार की। उसे बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। ये जो नेहरू रिपोर्ट था ये 1928 में आया और इसी रिपोर्ट को कहा जाता है कि ये भारत का पहला संवैधानिक दस्तावेज था। लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद भी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी मोतीलाल नेहरू जी ये चैलेंज हार गए, क्योंकि उनके द्वारा जो बनाया गया रिपोर्ट था उसे उनके खुद के बेटे ने, मुस्लिम लीग ने और भारत के अन्य नागरिकों ने कुछ कुछ कमियां निकाल करके उसको नकार दिया था। ठीक है। फिर अब ये हुआ कि उन्होंने स्वयं मिल करके और 8 सदस्य मिल करके अपने ही लोगों के आसपास में संवैधानिक दस्तावेज तैयार किया था। तो अब इसके लिए बार बार अलग अलग समय में फिर से संविधान सभा, संविधान निर्माण की मांग उठती रही। तो अब प्रश्न ये आया कि भाई जब नेहरू रिपोर्ट को नकार दिया गया, उनके खुद के बेटे ने भी नकार दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो संविधान सभा का निर्माण कैसे हो? और भारत में संविधान का निर्माण करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसी दरमियान क्या होता है, 1935 में एम राय नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का निर्माण के लिए फिर से मांग उठाई और इसके समर्थन में कांग्रेस उतर गई। कांग्रेस जब उतरी इसके समर्थन में तो ये क्या हो गया? पहला औपचारिक मांग हो गया। औपचारिक का मतलब ये होता है जैसे मैं स्वयं से मांग रही हूँ तो ये औपचारिक मांग नहीं होगी, लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड संस्था द्वारा ये मांग की जाती है तो उसे औपचारिक संस्था कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर लिखा होता है कि स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त। तो जो मान्यता प्राप्त जो संस्था होती है वो रजिस्टर्ड संस्था होती है और उसी द्वारा जो मांग की जाती है उसे आधिकारिक मांग कहते हैं या फिर औपचारिक मांग कहते हैं। तो पहली बार 1935 में ये औपचारिक मांग किया गया था। जैसे ही मांग किया गया तो फिर 1938 में अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू आते हैं और कहते हैं कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आमिर खान के इस गाने को बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ने सही साबित किया। और 1928 में जब वो नेहरू रिपोर्ट लेकर के आए तो उन्होंने भी स्वयं नेहरू रिपोर्ट को नकार दिया था। बोले पापा ये क्या किया? स्वतंत्र भारत की जगह आपने डोमिनियन स्टेट क्यों मांगा भाई? मतलब हम स्वतंत्र तो रहेंगे लेकिन ब्रिटिशों के अधीन रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने इस बात को नकार दिया और इसी अपने पिता की गलतियों को सुधारते हुए उन्होंने 1938 में ये बोला कि संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का चुनाव होना चाहिए और चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए।
इसके पश्चात देखते हैं कि जैसे ही इन्होंने ये मांग रखी कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण जो है, संविधान सभा का चुनाव होना चाहिए और वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होना चाहिए, इस प्रस्ताव को ब्रिटेन ने सैद्धांतिक रूप से एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट किया। और उसके बाद इसी दौरान 1939 में हो गया कांड। क्या कांड हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ब्रिटेन ने तो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, हम आपकी मांग को रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की मांग को, कि वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या कराएंगे, संविधान सभा के लिए चुनाव कराएंगे, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, न तेरा न मेरा। इसमें भारत भर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी आएंगे, अपने अपनी राय देंगे और अपने अनुसार क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, पर भी एक साल के बाद ब्रिटेन ने क्या किया, अगस्त प्रस्ताव लाया 1940 में। इसी बातों को लेकर के अगस्त प्रस्ताव आया, लेकिन अगस्त प्रस्ताव को ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। इसके पश्चात जब ये सक्सेस नहीं हुआ तो फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो एक सदस्यीय टीम थे, वो एक ही सदस्य थे, तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में। इसमें भी जो कुछ बातें थी वो भारतीयों ने इसको पूरी तरीके से सहमति नहीं दी, तो इस तरीके से ये भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर लास्ट में फाइनली कैबिनेट मिशन 1946 आया और इसने इनकी जो 3 प्रमुख उद्देश्य थे इसको भारत ने स्वीकार किया और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कैबिनेट मिशन का पहला जो लक्ष्य था, पहला जो उद्देश्य था वो था संविधान सभा का निर्माण करना। तो संविधान सभा के लिए अब यहाँ पर मांग तो पहले हो चुकी थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या कराएंगे, चुनाव कराएंगे। पर जवाहरलाल नेहरू ने यह भी बोला कि अगर आपको चुनाव कराना है तो इसमें केवल भारतीय सदस्य होंगे, इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और इस मांग को ब्रिटेन ने बिल्कुल स्वीकार किया था। तो आइए देखते हैं कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ और इसका गठन कैसे हुआ। तो संविधान सभा के चुनाव के लिए चुनाव का जो प्रस्ताव था ये सबसे पहले 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होना चाहिए और बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके बाद चुनाव की जो पद्धति थी वो थी एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। ये जो चुनाव पद्धति है वर्तमान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसलिए इस चुनाव पद्धति को हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। अब ये जो चुनाव था ये कब हुआ? तो चुनाव हुआ जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। देखिए यहाँ पर दोस्तों मार्च में कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को और जुलाई 1946 में संविधान सभा हेतु चुनाव हो गए। सीटों की जो संख्या रखी गई थी ये 389 संख्या रखी गई थी। अब यहाँ पर ये बात आती है कि सीटों की संख्या 389 ही क्यों रखी गई? तो इसमें भारत की जो वर्तमान उस समय की जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या के हिसाब से एक व्यक्ति के पीछे 10 लाख जनसंख्या को लिया गया और इसी रेशियो में 389 जो है सीटों के लिए चुनाव लिखा है। अब जो चुनाव का आधार था वो था 1946 का आम चुनाव। 1946 में 11 प्रांतों में आम चुनाव हुए थे जिसमें 1500 प्रत्याशी जो है विजयी हुए और यही जो है 1585 जनप्रतिनिधि ये मतदाता के रूप में किसको वोट देने वाले थे? ये 389 सदस्यों का चुनाव करने वाले थे। किस प्रकार से करने वाले थे? अप्रत्यक्ष चुनाव। अब यहाँ पर देखते हैं ये अप्रत्यक्ष चुनाव और जनप्रतिनिधि क्या है। जनप्रतिनिधि का मतलब जैसे ही अभी चुनाव होता है, अभी लेटेस्ट हाल ही में चुनाव हुआ तो हमने विधानसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव हुआ, तो हम सब ने मिलकर के किसको चुना? विधायक को चुना और सांसद को चुना। तो ये क्या कहलाते हैं? ये नेता नहीं कहलाते, ये कहलाते हैं जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि।
ठीक, अब जिसको हमने चुना है, विधायक को चुना है, हमने सांसद को चुना है, हमने जाकर के उसको वोट दिया है, तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव। अब ये जो विधायक और जो सांसद है वो अब किसको चुनेंगे? वर्तमान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, तो यही कहलाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है जिसमें जनता डायरेक्ट किसी जनप्रतिनिधि को नहीं चुनती है, बल्कि जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधियों के द्वारा जब इसका चुनाव होता है। तो यहाँ पर जो 1585 जनप्रतिनिधि थे, इसको जनता ने डायरेक्ट वोट दे करके चुना था। अब इन लोग किसको चुनने वाले थे? ये 389 लोगों को चुनने वाले थे, जिससे क्या बनने वाला था? संविधान सभा बनने वाला था। फिर और मतदाता कौन है इसमें? तो मतदाता है 11 प्रांतों के चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिसकी संख्या है 1585। फिर देखते हैं सीटों का आवंटन। तो सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया गया? ये जो 389 जो सदस्य थे जिनके लिए चुनाव होना था, इनको 3 भागों में बांटा गया। पहला ब्रिटिश प्रांत, दूसरा कमिश्नरी प्रांत और तीसरा देसी रियासत। देसी रियासत से कुल 93 लोगों के लिए, कमिश्नरी से कुल 4 लोग और ब्रिटिश जो प्रांत था ये था 292। हमारे पास वर्तमान में उस समय जब ये चुनाव की बातें हो रही थी तो ब्रिटिश प्रांत की संख्या थी 292, कमिश्नरी थे 4 और देसी रियासत थे 93। तो देसी रियासत में यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जो शासन था वो राजाओं का शासन था, जबकि 292 और 4 जो कमिश्नरी प्रांत है यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश का शासन था। तो टोटल ये जो 93 जो देशी रियासत थे जहाँ पर राजाओं का शासन चलता था, तो राजाओं ने सीधे सीधे उस चुनाव को नकार दिया। बोले नहीं भैया, हमको चुनाव नहीं कराना है। अगर चुनाव कराया तो पता नहीं हमारे में से कैसा व्यक्ति जाएगा ना कैसा व्यक्ति, ठीक है। और वो राजा थे तो वो नहीं चाहते थे कि उनका जो वर्चस्व है वो कम हो जाए, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर हम चुनाव नहीं करेंगे, हम सीधा मनोनयन में जाएंगे। तो यहाँ से देसी रियासत से मनोनयन के द्वारा संविधान सभा में सदस्य भेजे गए। अब चुनाव जो हुआ वो सिर्फ ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र के लिए हुआ, अर्थात टोटल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। अब देखते हैं कि जो 296 सदस्यों के लिए जब चुनाव हुआ तो किसके लिए कितने कितने सीटों का बंटवारा हुआ। ये जो 296 सीट है हमारे पास, इसमें सामान्य के लिए 213 सीटें, मुस्लिम लीग के लिए 79 सीटें और सिख के लिए 4 सीटें आवंटित की गई थी। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग का अलग क्यों और सिख का अलग क्यों। तो इंडियन हिस्ट्री में हमने जब हम लोग 1909 में मांडे मिंटो सुधार पढ़ेंगे तो मांडे मिंटो सुधार के समय क्या हुआ था कि सांप्रदायिकता के आधार पर जो कुछ जाति जो थे उन्होंने सेपरेट इलेक्शन का मांग किया था। उनमें से एक थे मुस्लिम लीग, दूसरे थे सिख। तो इनके लिए सेपरेट इलेक्शन होता था, अलग से चुनाव होता था, इसलिए इनके लिए अलग अलग सीटों का बंटवारा हुआ। और सामान्य जो था उसकी सीटों की संख्या थी 213, जिसमें मुस्लिम और सिख को शामिल नहीं किया गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कथन कथनी में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि मुस्लिम और सिख के लिए तो अलग से ही निकाला गया। तो जैसे ही ये सीटों का बंटवारा हुआ और उसके बाद फिर जब चुनाव हुआ तो चुनाव का परिणाम देखते हैं कि चुनाव में जो परिणाम आया वो क्या आया। तो परिणाम के रूप में कांग्रेस को मिला 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिला 73 सीटें
और अन्य या जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको सीटें मिली 15। इस तरीके से चुनाव का परिणाम आया तो सबसे ज्यादा जो बहुमत मिला वो कांग्रेस को मिला। जैसे ही कांग्रेस को बहुमत मिला तो ब्रिटेन के जो संविधान विशेषज्ञ थे ग्रेनविल ऑस्टिन, वो कहते हैं कि संविधान ही कांग्रेस है और कांग्रेस भारत है। इस प्रकार से इन सीटों का परिणाम आने के पश्चात संविधान सभा का गठन होता है। अब जैसे ही संविधान सभा का गठन हो जाता है, इसके बाद इसकी कार्य प्रणाली शुरू हो जाती है, किसको लेकर के, संविधान के निर्माण को लेकर के। तो अगले वीडियो में संविधान कैसे बना और इसकी कार्यकारिणी समितियों में कौन कौन थे, ये सभी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।